रेडियो इन दोनों बहन भाइयों की रगों में दौड़ता है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान टेलीविजन के खूबसूरत जानदार जिंदा किरदार जो सुबह शाम मुस्कुराते हुए दिल लुभाते हुए हमारे सामने आते हैं। एक अहद से वाबस्ता पेवस्ता जनाब तौसीक हैदर और कुर्रतुल-ऐन अली, जो अपने फन गुफ्तार और सलीका मेजबानी में यकता रोजगार है। जिस सिक्के पर एक तरफ तौसीक लिखा है तो दूसरी जानिब ऐनी भी दर्ज है। हमशीर फनकारों की खूबसूरत यादों और बातों से हम और आप लुत्फानंदोज होंगे, सुनेंगे और हम देखेंगे। कौन है तौसीक हैदर? एक बच्चा जो बड़ा नहीं है। मगर लोग तो बड़ा होना चाहते हैं। मैं बिल्कुल भी बड़ा नहीं होना चाहता, और मेरा ख्याल है कि इस दुनिया के बहुत से मसाइल नूर ना हो हर तरह के, अगर हम अपने अंदर जो बच्चा है उसको मरने ना दें। अच्छा, तो सोचा हुआ था कि ये टेलीविजन रेडियो बिल्कुल भी नहीं, आना बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना कि रेडियो सुनने का शौक़ था, कि टीवी देखने का शौक़ था। मैं कभी किसी को ये बताता हूँ वो यकीन नहीं करते कि मुझे ना मैं टीवी देखा करता था शौक़ से। वैसे तो उस ज़माने में पीटीवी हर घर का एक फ़र्द हुआ करता था, तो हमारे घर में भी ये फ़र्द हुआ करता था। लेकिन टीवी देखना या शौक़ से देखना, या मेरा ख्याल है नाइट राइडर, कलियाँ, तो ये एक दो प्रोग्राम्स, लेकिन टीवी का शौक़ उस तरह से देखने का या रेडियो सुनने का बिल्कुल भी नहीं था। अगर ये शौक़ नहीं था तो क्या करते थे तुम उस वक्त? क्या थे तुम्हारे शौक़? नहीं, उस वक्त तो मैं 17 साल का था। उस वक्त मैं बैडमिंटन बहुत खेला करता था, मैं साइकिलिंग किया करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, बुरी खेला करता था, बैडमिंटन अच्छी खेला करता था, और कॉलेज में ड्रामों में काम किया करता था, स्टेज किया। इफ यू कैन लिंक इट टू व्हाट आई एम डूइंग नाउ। एक तो वैसे आपने एक सीरियल किया था जिसके लिए आपने मूंछें भी मुंडवा दी थी एक ज़माने में। होता ना। अरे वैसे मगर क्यों एक्टिंग क्यों नहीं की आगे? नहीं, बुरी है। नहीं ना, को खैर, तो सिर्फ तुम मूंछें कटवाने की गलती मुझे लगता है। मीडिया वैसे ही नाजरीन पे कम मजालिम कर रहा होता है, जो एक ये जुल्म भी हो कि आप तौसीक हैदर को एक्टिंग करते हुए देखें। आप बताएं, इससे ज्यादा टॉर्चर कोई हो सकता है? वो एक बड़ा सीरियल था मेरा ख्याल, अगर मैं हाँ, नादिया खान थी उसमें, जिया अली थी उसमें, तौकीर नासिर साहब थे उसमें, तो उस जमाने बड़ी स्टार स्टडेड वो थी। लेकिन नादिया खान और मुबश्शिर लुकमान साहब उसके डायरेक्टर थे। अच्छा, मुबश्शिर साहब ने किया डायरेक्ट? हाँ, तो इनकी दोनों की भरपूर फरमाइश पे मूंछें मंडवाई गई कि नहीं नहीं नहीं, चॉकलेटी हीरो अंदर से निकलेगा, चेंज भी थोड़ा देना पता लगा अंदर से भी वही एक खरबूजा सा निकला जो बात। लेकिन अब मैं अगर मैं गलती नहीं कर रहा वैसे, तो इस शोबे में आप एनी के सीनियर है? नहीं, एनी पहले से करेगा? टेलीविजन की बात। टेलीविजन में एनी ने काम शुरू किया 1988 में, जब सुबह की नशरियात शुरू हुई मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथ। लेकिन आप उससे पहले रेडियो नहीं किया था कुछ? मैं रेडियो 87 से कर रहा हूँ, लेकिन एनी रेडियो 83 से कर रही है। अच्छा, अरे वाह वाह। तो वो मुझसे जाहिर है। तो मैं मतलब कुछ वो जिसको कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, कुछ था? नहीं, मैं रेडियो ज़्यादा से ज़्यादा होता, कभी उनकी कोई रेडियो पे खबरें हो या टीवी, तो मैं ड्राइवर के तौर पे गया, जैसे नहीं होता बड़ी बहन को छोड़ने जाना है, वैसे तो वो खुद ड्राइव करती थी, लेकिन कभी होता है कि गाड़ी उधर ड्रॉप किया, ये तो मैं उनको उनका ड्राइवर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दिए मैंने 1-2-3 बार। लेकिन कभी मुझे शौक़ नहीं था कि रेडियो के अंदर जाऊँ, अच्छा ये माइक क्या होता है, या ये कैमरा क्या होता है, ओए लोग टीवी पे आते हैं, या आईने ने देख के कहो भाई तू इधर क्या कर रहा है, उधर जा, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। तो बस, लेकिन आईना देखते हैं आप वैसे? हाँ, जब बाल रंगवाऊं तो फिर देखता हूँ कि सही रंगे गए कि नहीं। मास्क में देख रहा हूँ, और आपका ये जो दफ्तर है, ये तो पूरा एक आर्ट का नमूना है। अरे नहीं, मतलब इतने कुछ शदीद आर्ट लवर हैं आप? नहीं, बस ऐसे ही मेरा ख्याल है कि जो आपका दफ्तर काम करने की जगह हो, या आपके सोने का कमरा, या आपके उठने बैठना, इवन आपका किचन, वो निहायत खूबसूरत होना चाहिए। वो आपके दिल के, वो उसको देख के आपका दिल करे खाना पकाने का। ये ख्यालात हमेशा दफ्तर में बैठ के आपका दिल करे काम करने का? ये हमेशा से ख्यालात थे ये? अब नहीं, हमेशा से मुराद ये कि हाँ, मतलब मैं अपने इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट को खूबसूरत देखना चाहता हूँ। कि आप जो भी काम करें आपका उसमें दिल करे ना। मतलब बोर किस्म के, वो जो कॉर्पोरेट किस्म के सही कबूतर खाने के डब्बे बने हुए दफातर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो आपको अच्छे लगते हैं मसनूई चेहरे? नहीं, मैं मसनूई चेहरे अच्छे नहीं लगते मुझे। इन मास्क में कहानियाँ बहुत मिलती हैं, तो मैं बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि आई एम अ स्टोरी टेलर। मैं लिख नहीं सकता, मुझे लिखना क्योंकि आता नहीं, लेकिन मैं कहानियों में जिंदा रहने वाला शख्स। कब ये अंदाज़ा हो गया था कि यू आर स्टोरी टेलर? अंदाज़ा शायद बाद में हुआ था, लेकिन मैं क्लास 5 में था और रावलपिंडी में सर सैयद स्कूल में पढ़ा करता था। तो मुझे अभी भी याद है कि गर्मियों में
स्कूल में जो आखिरी पीरियड होता है ना, उसमें किसी बच्चे का ना टीचर का पढ़ाने का ना बच्चे का पढ़ने का जी कर रहा होता, तो वो टीचर मुझे फरमाइश पे मुख्तलिफ क्लासों में भेजा जाता था कि तौसीक आएगा और खड़े होकर कहानी सुनाएगा। और 5 साल 5वीं क्लास में 10 साल उम्र होगी, सो 10 साल की उम्र में मैं खड़ा होकर पूरी क्लास को कभी गुलहरी की, कभी चिड़िया की, कभी बंदर की, कभी शेर की, कोई ना कोई कहानी सुनाया करता था। और वो ऐसे नहमाक से कहानी सुना करते थे। तो यही वजह है कि मेरा जानवरों के साथ, नेचर के साथ, कहानी के साथ एक बड़ा, ना ही मैंने कभी अफसाने लिखे, ना ही मैंने ड्रामे लिखे, ना ही मेरा ड्रामे से ताल्लुक़, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कहानी से एक जुड़त। तो ये मास्क जो है ये उन्हीं उसी का एक आगे एक्सटेंशन है। उसी की है। मैं दुनिया भर में कहीं भी जाता हूँ तो मैं मास्क की दुकान में ज़रूर जाता हूँ, मैं ढूंढता हूँ। ये अफ्रीका के, एशिया के मुख्तलिफ मिक्स्ड मास्क इसका आपको नज़र आ रहे हैं, यूरोप के मास्क जब नज़र आ आप रहे एक मास्क को देखा तो उससे कहानी भी आप सोचने ही लगेंगे कि सोचने लगूंगा, या मैं ये ज़रूर सोचूंगा कि इस मास्क के पीछे क्या कहानी है। बिल्कुल इसी तरह से ये टेलीफोन बूथ जो आप देख रहे हैं, अब ये टेलीफोन बूथ मेरे इसके अंदर कितनी कहानी है। मैं कह रहा था मुझे तो ये बड़ा फैसिनेट करता है हमेशा, और ये आपने ये रखा है और क्या कमाल लग रहा है। अब देखिए कि ये टेलीफोन बूथ जहाँ भी फ़र्ज़ करें यूरोप के किसी एक शहर में टेलीफोन बूथ, ठीक है जी, ये लंदन का। अब इस टेलीफोन बूथ को यूज़ करते हुए क्या भारत, क्या पाकिस्तान, क्या नाइजीरिया, क्या बांग्लादेश, कहाँ कहाँ कितनी कॉल्स की गई होंगी, कैसी कॉल्स आई, क्या कॉल्स आई, दिल टूटे होंगे, दिल जुड़े होंगे, है ना, नाते टूटे, नाते बुने गए होंगे। इसके पास जितनी कहानी है ना, किसी के पास नहीं। अच्छा, क्या है मोहब्बत वैसे? तो उसी कहते हैं ये, मेरे आपसे मैं इसलिए पूछूंगा, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ कहते हैं ऐसी अच्छी उर्दू बोलते हैं तौसीक साहब, वो अब वो ज़माना ही नहीं रहा, वो कहाँ चले गए एंकर, वो कॉम्पेयर कहाँ है, हम तो तड़पते हैं तरसते हैं। तो भाई इतनी जो शानदार आपकी उर्दू और लहजा और ये सारा, तो आप बताएं मोहब्बत क्या है? नहीं, अब ये तो मेरी उर्दू सुनने के लिए तो नहीं, मोहब्बत दोनों, ये तो खुला तजाद है। क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि जिनकी उर्दू अच्छी हो उनको पता होता है कि मोहब्बत। तो आज सबसे पहले तो ये गलत फहमी दूर कीजिए, इसलिए कि मेरा ख्याल है ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में मैं मोहब्बत को मुख्तलिफ तरह से डिफ़ाइन करता रहा। कभी कभी मैं समझता था कि इंसान की तकमील मोहब्बत आपको मुकम्मल करती, लेकिन उसके बाद का जब वक्त ज़िंदगी में शुरू हुआ तो मैंने सोचा, अरे अभी तो तकमील का अमल शुरू हुआ है, मोहब्बत तो पहला पड़ाव था। वाह, मोहब्बत पहला पड़ाव था। तो मोहब्बत की डेफिनेशन बदल गई। फिर एक वक्त आया जब मैंने सोचा कि मोहब्बत बस सेल्फ प्रेज है, नरगिसियत का एक और लेवल है। आप असल में अपने आप से मोहब्बत कर रहे होते हैं जो आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि आई लव यू, तो ये भी असल में वो डिमांड है कि यू लव मी टू। ये क्यों कहते हैं कि आई लव यू का इंतजार फिर होता है इसके, आई लव यू टू, कि ये आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि असल में मोहब्बत आप अपने आप से कर रहे हैं। फिर ये गुमान भी टूटा, मैंने सोचा कि नहीं ये भी, लेकिन वो क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिंदगी में एक दो बार इस वकूए से गुजरना बहुत जरूरी। अच्छा जी, ये हादसा होना बहुत जरूरी है। अगर पूछूं कि जैसे घर में आप बच्चे या बेटे अब्बा को आइडियलाइज करते हैं, या कोई एक ऐसा होता है, तो कभी था, वाज इट द केस विद यू, कि एक पहला हीरो कौन था इन योर ओपिनियन? आई थिंक इट वॉज अ मिक्स ऑफ मेरी बहन कुरातुलैन, बहुत सी चीज़ों से उनको मैंने देखा जब इस काम में पढ़ ही गया। पहले तो ना इरादा था ना शौक था, लेकिन जब पढ़ ही गए तो उनसे सीखा बहुत। मेरा ख्याल है कुरातुलैन से मैंने सबसे बड़ी जो चीज़ सीखी, और वो मेरा ख्याल है हर होस्ट में होनी चाहिए, और वो ये नहीं है कि क्या कहना है, वो ये है कि क्या नहीं कहना है। वाह, डोंट्स आपको बताऊं, और कहाँ रोक देना है। वेयर टू स्टॉप एंड व्हेन टू स्टॉप इज एंकरिंग। वाह। और अपने भाई से बहुत कुछ सीखा मैंने, मेरे जो बड़े भाई हैं उनसे अच्छा पढ़ना उनसे सीखा, अंग्रेज़ी का तलफ़्फ़ुज़, अदायगी, मतलब वो भी ब्रॉडकास्टर रहे हैं और वो तो खैर लिखारी भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं। उन जैसा आर्टिस्ट तो मैं नहीं हो सकता, लेकिन उनसे भी बहुत कुछ सीखा, अपने वालिद से सीखा। डर था अब्बा से? दोस्ती थी या? बहुत दोस्ती, बहुत दोस्ती। अम्मी से भी, अब्बू से भी दोस्ती।
वो कोई सख्त माहौल या वो नहीं? सख्त माहौल ये है कि अब आप कोई ऐसी हरकतें करेंगे जो बच्चों की जिस पे डांट पड़नी चाहिए तो हमें वो है डिसिप्लिन, मतलब है वो डिसिप्लिन था, लेकिन वो हॉस्टिलिटी या वो वाला ही नहीं। मेरे बाप ने आज तक मेरे बाप ने मुझे ये नहीं कहा तुमने ये बनना है या तुम ये बनो या इस फील्ड में जाओ या ये करियर अपनाओ या ये, कभी भी नहीं। देखते ही रहे और मैं उनको देखता रहूं कि जी क्या करना है, वो मुझे देखते रहे क्या करना है। तो ऐसे रेडियो से शुरू किया जी, और आपने अंग्रेजी की कमाल की खबरें पढ़ी हैं 4 बरस करीबन, 92 से 96 आप बता रहे थे। रेडियो पे तो 87 से रेडियो पे तो कोई 10-12 साल मैंने पढ़ी, टीवी पे 4 बरस 4 इयर्स। और बहुत कमाल नहीं, कमाल के अलावा भी और भी बहुत से लोग होते हैं, उनकी खबरें भी होती हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि सिर्फ कमाल की नहीं, शाइस्ता ज़ैद अगर खबरें पढ़ी और आप भी अंग्रेजी खबरें पढ़े तो हमारे लिए तो बहुत मोतबर है। ये मेरे लिए बहुत ही वाकई एक मोतबर हकीकत है मेरी ज़िंदगी की और मेरे करियर की कि मंगल को अगर शाइस्ता ज़ैद 6 बजे का बुलेटिन पढ़ रही है तो बुध को तौसीक हैदर पढ़ रहा है, जुमेरात को शाइस्ता ज़ैद पढ़ रही है तो जुम्मे को मेरा ख्याल है इससे बड़ा अवार्ड कोई हो नहीं सकता। एक नाम मुझे और लेना है जो आपने अक्सर अपनी गुफ्तगू में कहा कि आपने हमेशा उनको सोचा कि ऐसे, और वो थे लईक अहमद साहब। हाँ। अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब करे। कि क्या मज़ेदार शख्सियत। मैं कहता हूँ हर नशिस्त में आप कुछ नया सीख के उठते थे। ये हो ही नहीं सकता कि लईक भाई के साथ आप बैठें और अच्छा ये नहीं कि लईक भाई हमें ये बताइए कि पाकिस्तान के आबादी के मसाइल या साइंस की तरक्की, कोई मुश्किल सवाल आप करेंगे तो ज़ाहिर है कुछ सीखें। आम गपशप में उठते बैठते, गाड़ी में बैठते बैठते कोई बात कर दी मुड़ के कोई, आपने कहा रे वाह। तो ये बड़े लोग ये होते हैं कि जिनसे आप उठते बैठते चलते फिरते उनके वज़ाकता से, उनकी बात से, उनके लफ्ज़ से, उनका हर फहम हाँ है ना, आप रिलेट कर सकते हैं, मुश्किल में नहीं डालते थे। मुझे तो साइंस मैगजीन पता नहीं याद हो तुम्हें प्रोग्राम हो उसमें, लेकिन वो ऐसे ऐसे उसमें गुंजलक और वो चीज़ें वो इतनी आसानी से और पॉपुलेशन ग्रोथ और शुमारियात और इन मुश्किल मज़ामीन को किस कदर सहल अंदाज में बांधते थे। अच्छा, रेडियो अब जो है उसमें अब वो फेसबुक पे भी फ़ोटो उनकी दिख जाती है, चैनल भी आप कर लेते हैं, तो वो जो एक उसकी पूरी मिस्ट्री थी वो अब ख़त्म होती जा रही है। कैसा लग रहा है, ये कुछ एक नई शक्ल लेने वाला है या क्या? देखिए इसके अंदर हाँ नई शक्ल लेने वाला है। हमारे कुछ अहबाब रेडियो से जुड़े वो तो ये भी कहते हैं कि फिर वो रेडियो नहीं है। जब आपने फेसबुक लाइव कर दिया तो वो टीवी है। हाँ, वो अगर वो ब्रॉडकास्टिंग आपके प्रोफेशनल कैमरा से रिकॉर्ड नहीं कर रहा, वो एक ठीक है, तो वो टीवी है। टीवी टेक्निकली द मीडियम हैज चेंज्ड टू टीवी। और वो अहबाब ये भी कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते, रेडियो रेडियो होना चाहिए। इसके अंदर जो वो जादुई कैफियत तारी होती है, जो तलिस्म इसका है, वो तलिस्म रहना चाहिए कि रज़िया बाजी क्या चांद सी बहू लेके आई हैं। अब सुनने वाला वो चांद सी बहू विजुअलाइज करे, वो हर एक की चांद सी बहू फर्क होगी। और यही हुस्न है रेडियो का। जब आप उसको दिखा देंगे कि रज़िया बाजी ये चांद सी बहू लेके आई हैं, तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। मैं बहुत हद तक इससे एग्री करता हूँ, लेकिन साथ मैं ये भी कहता हूँ कि वो हमारे ब्रॉडकास्टर्स जो कि फ़ोन लगा के लाइव ब्रॉडकास्ट विजुअली भी कर रहे होते हैं, वो शायद ये कहें कि अरे खुद तो टीवी पे आके बैठता है ना, खुद तो टीवी पे आने का शौक़ इसका पूरा हो गया, अब हम अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं तो उस पर एतराज़ है। तो हाँ, मेरा ख्याल है डिजिटल मीडियम भी नए रुख इख्तियार कर रहा है और उसको उस पर मुमानियत नहीं होनी चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। तो मैं इसको यूँ समअप करता हूँ कि जो समझता है कि उसका विजुअली अपने आप को दिखाने से वो जादुई तिलिस्म नहीं टूटता, वो करे। लेकिन जो समझता है कि वो जादुई तिलिस्म टूटता है, वो ना करे। रहना वो जादुई तिलिस्म चाहिए, क्योंकि रेडियो टेलीविजन से बड़ा मीडियम है। रावलपिंडी आपकी जाए पैदाइश है, इस्लामाबाद में आप रहे हैं। लोगों का ख्याल है कि ये बड़े लोगों का शहर है, लोगों का ये भी ख्याल है कि ये बोरिंग लोगों का शहर है। कैसा शहर है इस्लामाबाद? नहीं, इस्लामाबाद बिल्कुल भी बोरिंग लोगों का शहर नहीं है। रोमांटिक बड़ा दिखने में। अगर मेरे जैसे, अगर आप मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और इस्लामाबाद बोरिंग लोगों का शहर है, इसका मतलब मैं बोरिंग हूँ। तो अगर मैं बोरिंग हूँ तो हर कोई बोरिंग हो। मेरी दुआ है। अच्छा, आर्ट की क्या अहमियत है? बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल है आप अगर एक अच्छे मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे फ़लसफ़ी बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे फ़ौजी बनना चाहते हैं,
आप एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, कारपेंटर, टैक्सी ड्राइवर, माली बनना चाहते हैं, आप सफाई के काम से जुड़े हुए हैं, शायरी, मौसीकी, आर्ट, फनून लतीफ़ा आपको बंदे का पुत्र बनाते हैं। दिल को नरम करती, दिल को नरम करती है, आपको इंसान से जोड़ती है, आपको नेचर से जोड़ती है, आपको मैं तो कहूँगा रब से जोड़ती है। रब से जोड़ती, बिल्कुल ठीक। मैं तो अच्छी शायरी, अच्छी आवाज़, खुश लहन होना, अच्छी आवाज़ का मालिक होना, अच्छे सुर, तान, अच्छा इंस्ट्रूमेंट, अच्छा रंग, मुझे तो खुदा से जोड़ता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन रंग अच्छे लगते हैं? बहुत ज़्यादा। कौन सा रंग अच्छा लगता है? सब, सारे रंग। आप देखें, मेरे ये दफ्तर भी है, बहुत हद तक घर भी है क्योंकि ज़्यादा वक्त यहाँ गुजरता है, लेकिन आप मेरे घर भी तशरीफ़ लाइए, आपको रंग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो सबसे अच्छा रंग मुश्किल सवाल होता है, इसलिए कि अगेन वो डिपेंड करता है, लेकिन वक्त के साथ साथ भी बदला। अच्छा, मुझे कभी सफ़ेद रंग बहुत पसंद रहा, लाल बहुत पसंद रहा, स्याह बहुत पसंद रहा, नीला कम कम पसंद रहा। आजकल इत्तेफाक से जिस सोफ़े पे आप बैठे हैं उसका रंग मेरा फेवरेट रंग है, नारंगी या ऑरेंज, बसंती है ना, बसंती रंग। ये मुझे आजकल बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत इसका मतलब है कि ये जो रंगों का पसंद होना, ये इसका आपकी कुछ कैफियत से भी ताल्लुक होता है। बिल्कुल होता है। आज जहां आप मौजूद हैं तो खैर एक सक्सेस स्टोरी और कमाल। ये अच्छा, अब सक्सेस स्टोरी से मुझे याद है भाईजान, आप काम का क्या क्या कर रहे हैं, जरा वो तो प्लीज बता दें। मैं आजकल तो पीटीवी होम पे ब्रेकफास्ट शो कर रहा हूँ। ठीक है। सुबह 7:15 बजे से 8:30 बजे, वो एक रूटीन है। फिर मेरा ये जो दफ्तर है ब्लैक बॉक्स, इधर आ जाता हूँ। ठीक है। फिर मैं आपने प्लेस भी बनाए, प्रोग्राम्स भी बनाए, सीरियल्स भी टॉक शोज, डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सा प्रोडक्शन साइड, ये बहुत सा कर रहा हूँ। फिर मैं कभी कभी, अब कम कर दिया है, लेकिन कभी कभी मैं कम्युनिकेशन, मीडिया और ये चीज़ें पढ़ाता भी हूँ। और आप जर्मनी भी जाते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जाके वर्कशॉप्स भी करते हैं आप। बिल्कुल, तो वो भी चलता रहता है। ये सारे रंग तो तौसीक हैदर के रंग हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। और शुक्र है कि मैं एक ज़िंदगी में बहुत सी ज़िंदगियाँ करके जा रहा हूँ। अगर एक ज़िंदगी में एक ज़िंदगी करनी पड़ जाती नूर, मेरे जैसा बंदा तो पता नहीं ऐसे ठुस ही हो जाता। कभी मतलब मुख्तलिफ कैप्स पहनना, और ये भी कुदरत की ऐसी देन है कि अगर आपको मुख्तलिफ तरह के कामों के लिए पैदा कर देना, इससे बड़ी इनायत कोई नहीं। दिस इज हाउ यू रिलेट टू मास। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप, किसी ने मुझसे पूछा कि ये क्या है, तो मैंने कहा ये मेरे असल चेहरे। ये भी है, क्योंकि ये तो असल चेहरा हो ही नहीं सकता। ये तो एक चेहरा सब इतने सारे लोगों के लिए है, तो उसमें कहीं ना कहीं नकल है। ये इंसान के असल चेहरे। दोस्तों का क्या ख्याल है, या जो लोग करीब हैं आपके, उनका ख्याल है आप एक मुश्किल आदमी हैं? ये आप उनसे पूछिए। अच्छा सवाल है, मैंने कभी इस हवाले से सोचा नहीं, इसलिए कभी सोचा नहीं, तो मैं ऐसी जवाब बनाना ही नहीं चाह रहा। लेकिन मेरा इतना ज़रूर ख्याल है, मैं मुश्किल हूँ या सहल हूँ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक कोई इतना संजीदा सा नहीं हूँ। चीज़ों को मैं इतना संजीदा लेता नहीं लेते। व्हाट इज़ फेम फॉर यू? शोहरत, जाने जाना, ओ आ गए तौसीक हैदर, आ गए सारा, ये कैसा लगता है? क्या है? अच्छा लगता है। बीच में एक वक्त आया था कि थोड़ा सा मैं हो गया था इंटिमिडेटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा मैं फील कर रहा था कि आपकी कोई पर्सनल लाइफ या प्राइवेट लाइफ नहीं। फिर मैंने गैप ले लिया। 8 साल मैंने, वो कॉन्शियसली था, वो कॉन्शियसली टीवी की स्क्रीन को मैंने खैर बात कहा 2009 से लेके पिछले साल तकरीबन तक 9-10 साल। तो वो उसका मैंने बड़ा लुत्फ़ उठाया। उसमें मैंने फिर मूंछें साफ़ की, मैंने अपना वो चेहरा एंजॉय किया जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपना चेहरा मूंछों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओह इंटरेस्टिंग। मैं कहता हूँ क्लीन शेव होना चाहिए मेरे चेहरे को, लेकिन वो लोगों को वो अच्छा लगता है, उनके लिए ये मूंछें रखनी पड़ती। तो मैंने वो बीच में काफ़ी वक्त जो है वो बगैर मूंछों के भी गुजारा, उसको एंजॉय किया। कोई पहचानता ही नहीं था, मज़े करते थे। सो शोहरत आई थिंक अच्छी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन संभालनी आए तो आजमाइश है। शोहरत आजमाइश है। शोहरत संभालनी आनी चाहिए। कैसे लोग, आप भी मिलते हैं बहुत सारे लोगों से, वो
वो आप फिर से जाते हैं, मतलब इसके लिए कुछ जज्ब अच्छा होना चाहिए, अब्जॉर्बेंस होनी चाहिए, या क्या कुछ सजेस्ट करोगे? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, आप अभी मेरे ऑफिस में आए तो मेरे 2-3 कॉलीग्स ने भी ये रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले आपके साथ सेल्फीज ली, ठीक है, कि उनको पता था जी नूर भाई आ रहे हैं। अच्छा, मुझे कहा तौसीक भाई वो सर आपने हमारी ना सेल्फी खिंचवानी, ठीक है। अब अगर नूर और हसन ये समझने लगे कि मैं तौसीक हैदर के दफ्तर गया था और वहाँ पे 2 लड़कियों ने या 3 लड़कों ने मेरे साथ तस्वीर खिंचवाई, तो नूर वो तस्वीर उन्होंने तुम्हारे साथ नहीं खिंचवाई थी, वो तस्वीर उन्होंने उस नूरुल हसन के इमेज के साथ खिंचवाई थी जो उन्हें स्क्रीन पे नजर आता है और जिससे वो प्यार करते हैं। होए ये बड़ी एक बहुत, ये जानना समझना बड़ा ज़रूरी है। ये बाउंड्री लाइन अगर आप समझ लेंगे ना, जो कुछ आप कर रहे हैं, कभी ज़िंदगी में 17 साल के तौसीक हैदर ने ये सोचा था कि ये सब मैं कर लूँगा? वो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए नहीं सोचा था कि अगर सोचता तो इसका मतलब है मैं मुस्तकबिल तनाजुरी कर रहा था, मैं मुस्तकबिल में जी रहा था। मैंने आपको बताया मैं तो रहा ही हमेशा लम्हे मौजूद में, तो मेरे फ्यूचर को तो कभी ना सोचा कि क्या करना है क्या नहीं करना। वाह, ज़बरदस्त। मैंने तो कभी भी ना शोहरत के बारे में सोचा था ना, और अभी भी आप मुझसे अगर सवाल करें कि अभी आपकी उम्र अगले बरस 50 साल हो जाएगी, तो वे डू यू सी योर सेल्फ, आई डोंट नो, 60 साल की उम्र में 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो मेरे पास जवाब है, पता नहीं। आपके हर दिल अजीज़ तौसीक हैदर साहब से ये मुलाकात हो गई, और इनकी मुलाकात की इस बात ने मुझे वो इंस्ट्रक्टर हमारे जो सिंगापुर में थे उनकी वो बात याद दिला दी। वो कहते थे कि पास्ट इज़ हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज़ मिस्ट्री, प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट। वाह। सो आपसे आज जो मिलना और हमारी मुलाकात है, ये हमारे व्यूअर्स के लिए प्रेजेंट है हमारी तरफ से, कि तौसीक हैदर से भी उनकी मुलाकात हो और मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर से। लवली मीटिंग यू भैया। अगर मैं ये पूछूं, मतलब व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, मतलब जी। तौसीक आप सब, तो ये लीडरशिप, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये क्यों आपके घर की बांधी है? ये आपको क्या खाते पीते हैं? हाँ, घर का माहौल डेफिनेटली। हाँ, मेरे ख्याल है हमें अपने वालिद साहब से मिला, ये चीज़ मिली है। लीडरशिप भी बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी थे, और साथ कम्युनिकेशन भी, शायर और अदीब थे, एंड ही वाज अ वेरी स्वीट टॉकर, बहुत स्वीट टॉकर थे। रेडियो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ रहा, ब्रॉडकास्टिंग भी वहाँ से आ गई, और जो स्किल्स हैं जेनेटिकली वो भी आ गई। और सिर्फ वालिद नहीं, मेरी वालदा जो कि एक बज़ाहिर घरेलू खातून, लेकिन लीडरशिप उनमें बहुत ज़्यादा था। अच्छा। मेरे अब्बा तो ज़रा थोड़े कमज़ोर भी पड़ जाते हैं, बच्चा बीमार हुआ स्कूल नहीं भेजना। अच्छा, ठीक। ओहो जी, बीमार, बादल आ जाते थे तो कहते थे ओ आज बड़ी बारिश है, ठंड है। ये वही कर सकते हैं वैसे। तो अम्मी हमारी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग औरत थी इस लिहाज से, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा लीडरशिप, तो आई थिंक बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इसका तो तौसीक बड़ा मलामती एक बंदा है, वो पता नहीं लगने देता, काम कर लेगा लेकिन वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं था, वो आपका ध्यान किसी और तरफ रखेगा, कुछ एक और। ये कैसे आया उसकी पर्सनालिटी में, इफ आई आस्क यू ऐसा? और मैं ये सही है मेरी? हाँ, बिल्कुल आपकी असेसमेंट सही है। हाँ, तौसीक इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, और वो वाकई जितना कुछ उसने किया है और जितना कुछ वो कर सकता है और कर रहा है, वो उसका इतना ज़्यादा इजहार नहीं करता। ये है उसकी, बस अल्लाह ताला की तरफ से है, उसके नेचर में है ये चीज़। ये है चीज़। जी। अच्छा, अब अगर बात करें रेडियो से जो आपका ताल्लुक, लेकिन सुबह बखैर, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब चाचा जी, और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है तारड़ साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा एनी उस्तानी है। पढ़ा दी माने आखिर में मान गए। ठीक है, वो आएगी तो सारा व्हाट वाज सुबह बखैर। मैं अगर देखूं तो इस बर्रे सगीर में आप भी पायनियर्स में से हैं। जी हाँ। जिसे आज हम मॉर्निंग शो कहें या बाद में DMT हुआ, डेली मॉर्निंग ट्रांसमिशन, और अब सारा, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? शेयर करें ना। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मैं तो खैर बेसिकली रेडियो पे अंग्रेज़ी की खबरें पढ़ती थी। अच्छा, आपने भी अंग्रेज़ी की खबरें पढ़ी? जी, मैंने भी अंग्रेज़ी खबरें पढ़ी, और उस शुरू ही वहीं से किया। लेकिन उस ज़माने में रेडियो के लॉज में ये नहीं था कि अगर आप खबरें पढ़ रहे हैं तो आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। अब शायद ऐसा है। ठीक। तो मैं साथ, मुझे लिखने का शौक़ था, वालिद हमारे शायर और अदीब, और मुझ में वो नसर निगारी का एक शौक़ जो है
आया था, तो मैं कहानियाँ लिखती थी, शॉर्ट स्टोरीज़। अब वो जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो छपने के लिए तो मैंने नहीं दी, लेकिन क्योंकि मेरे कंटेम्प्रेरी साथ के लोग जर्नलिज़म करके और रेडियो में मुलाजमत करने लग गई थी, ख़वातीन भी और लड़के भी थे कुछ, तो जब मैं ख़बरों के लिखी तो उन्होंने कहा कि यार तुम क्या अंग्रेज़ी खबरें पढ़ने आ गई हो, ये कोई काम है करने वाला तुम्हारा, तुम क्रिएटिव बंदा हो, तुम इधर आओ और हमारे साथ प्रोग्राम करो। तो मैंने इस तरह से रेडियो पे प्रोग्राम्स भी करने शुरू कर दिए, और मेरी वो शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो बाकायदा एयर होती थी और मैं खुद पढ़ती थी। अरे वाह वाह बहुत मज़े का एक्सपीरियंस। वाह वाह। और अब उसको पूरा वो ड्रामेटिक आपने उसको उसी तरह पढ़ना और ले जाओ, साउंड इफेक्ट्स चलते थे, शादी का सीन आया पूरा, फिर मैंने एक नॉवल लिख डाला अरे बंद गली के नाम से। और वो जो नॉवल लिखा तो उसमें ये है कि म्यूज़िक भी चलता था, वो किरदारों की शादियां भी हो रही हैं, और वो सिलसिले जो गली के लोग थे उनकी ज़िंदगियों पे वो लिखा। तो नबाहत शीरी होती थी, अहमद अली सैयद की वाइफ भी हैं, वो अब इंग्लैंड चले गए हैं वो लोग, मगर तो नबाहत जो है वो प्रोग्राम करती थी और वो बड़ा पॉपुलर हुआ। ख़त आते थे, ख़वातीन के रोते रोते वाले ख़त भी आते थे, वो फलाना कैरेक्टर। तो यू नो आई स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट इट। तो अली अहमद क्योंकि टेलीविज़न में थे, तो यहाँ पे तलाश शुरू हुई जब ये ट्रांसमिशन के लिए, तो मुसन्सर साहब ने तो आगाज़ कर दिया, जी कर दिया, लेकिन दे नीडेड अ फीमेल जी, और उनको वो था कि जाना भी लाहौर कौन है, तो वो लाहौर जाते थे, एक हफ्ता यहाँ पे प्रोग्राम करना होता था, तो टीवी वाले मुख्तलिफ लोगों को ट्राई कर रहे थे। अच्छा, मुझे नबाहत ने कहा कि तुम टेलीविज़न पे जाओ और अहमद अली से मिलो। मैं गई और मैंने जाके वहाँ पे अंग्रेज़ी खबरों का ऑडिशन दे दिया, फिर से उधर भी अंग्रेज़ी का दे दिया, और ऑडिशन एक्सेप्ट हो गया, मगर उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी का एक बुलेटिन होता था 6 बजे वाला, शाइस्ता जैसा नाम मौजूद था, शाइस्ता ज़ैन और तरन्नुम सईद थी और 1-2 और लोग थे। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास स्लॉट नहीं है, मगर हम आपको लेंगे। अहमद अली ने मुझसे वहाँ पर भी यही कहा कि छोड़ो तुम इसको, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें। तो मॉर्निंग ट्रांसमिशन शुरू हुई और उन्होंने उसके लिए मुझे ऑडिशन कर लिया, और ऑडिशन भी इस तरह किया कि आज का कॉलम के नाम से एक कॉलम का प्रोग्राम मुझसे करवाना शुरू किया। अच्छा जी। तो मैंने 2 ही कॉलम अभी पढ़े थे, तो खालिद महमूद ज़ैदी अल्लाह ताला उनको रहमत करे, तो वो उन्होंने मुझे उस कॉलम से, इब्न इंशा का कॉलम ही बल्कि मैंने पढ़ा था उस दिन, तो वो आके स्टूडियो में देखते रहे, ऐसे करके ज़ैदी साहब अहमद लगा के देखा करते थे और से जायज़ा लेते थे। उन्होंने मुझे वहीं से बुला और ही स्टार्टेड गिविंग मी रिहर्सल्स, और ऑडिशंस मेरे शुरू हो गए फॉर द एंकर, टू बी द एंकर। और बस वहाँ से और मुसन्सर साहब के साथ बैठना, और मैं तो सख्त किस्म के जिसको कहते हैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला। मुसन्सर का तो नाम था जी ताहिर साहब, तो ड्रामा और राइटर और पता नहीं कितने अवार्ड्स लिए चुके थे, हम तो उनको पढ़ते थे। तो अब वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि ऑनर तो था ही, लेकिन एक बहुत बड़ी आजमाइश भी थी कि मैंने ये मयार है, ये स्टैंडर्ड है, और अब ऐसा भी नहीं करना और इससे फ़र्क कुछ करना है। ये बात थी ना सबसे बड़ी, कि अब ये नहीं है कि मुसन्सर ही बन जाना है, वो कि उसने मुझे पुप्पो बना दिया, लेकिन वो खुद चाचा बन गए और मुझे कहा जी वो पुप्पी आएंगी अगले हफ्ते, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था उस ज़माने में, वो हमारा भी जवानी का वक्त था, तो मुझे उन्होंने पुप्पी बना दिया। लेकिन ये है कि बहरहाल देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम मुसन्सर, जितना वो होमवर्क करके आता था जी, और पता नहीं लगने देता, इतना वो सटल होते हैं अपनी सारी कम्युनिकेशन में, सटल, लेकिन वो सब लिखा हुआ होता था। यानी आजकल के लोग सोच नहीं सकते कि इतनी ज़बरदस्त स्क्रिप्टिंग के रजिस्टर्स, तो मैंने वो रजिस्टर्स देखे तो मैंने कहा यार ये बंदा तो बड़ी मेहनत करके आता है। अब इतनी मेहनत करनी, मतलब मेरे लिए ये एक तरह से एक्सपेक्टेशन है मुझसे। और खालिद महमूद ज़ैदी भी मरहूम जो है वो इंतहाई मेहनती आदमी, और जिसको कहते हैं ना अपने आप को बेच दिया है टीवी के लिए, कि बस अब मैं दिन भी यहीं है, रात भी यहीं है, बीवी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, घर कहाँ है, कोई इतना पता नहीं है। तो इस तरह के माहौल में काम करना शुरू किया, तो ऑब्वियसली उस मयार तक पहुंचना था। अच्छा जी, रेडियो से अब जब टेलीविज़न और वो मॉर्निंग शो हुआ, और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमने कई बरस बाद, जब खैर 12-13 साल बाद, तो वो कहते थे जी कि एक खबरनामा 9 बजे का और एक सुबह, ये वो है जो लाइव जाता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंसी और सब जगह, तो बड़ी जिम्मेदारी उसकी। वो फेम और क्या फ़ौरन आपने, अब जब रेडियो से अब आप तस्वीर में आई हैं, तो क्या ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ? हाँ, बहुत तब्दीलियाँ आई। मतलब ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इतना चैलेंजिंग लगा था कि बड़ी
मैं टीचिंग करती थी जी जी। ऑलरेडी टीचिंग कर रही थी, पढ़ाने में तो मैं चली गई हुई थी ना मास्टर्स करने के बाद, और साथ ये काम शुरू हुआ। वो मैंने इजाज़त ली कि जी मैं सुबह थोड़ा सा 15 मिनट लेट, तो 7:15 वहाँ से फारिग होकर, स्कूल करीब ही था टेलीविज़न स्टेशन से, तो वहाँ से गाड़ी मुझे दौड़ाती थी। तो वो शोहरत जो है वो बहुत अच्छी लगी। ऑब्वियसली बाहर जाती थी, लोग रोक के पूछते थे अच्छा आप वही हैं, लेकिन शुरू में बड़ी अजीब भी लगी, क्योंकि एकदम लोगों ने पूछना। मैं कराची, उसी अरसे में फिर मेरी कुछ अरसे के बाद शादी भी हुई, तो ससुराल मेरा कराची में था। तो कराची में मैं अपनी सास के साथ जा रही थी कहीं, तो मेरी सास जो है वो देखें कि लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। मेरी सास ने मुझसे कहा कि अहम, वो मेरी सास जो है वो कराची आई थी इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा कि अहम नहीं, ये सारे रिक्शे वाले टीवी बहुत देखते हैं। मतलब ये जो तुम्हें मुड़ मुड़ के देखे, इसका मतलब रिक्शे वाले टीवी बहुत देखते हैं। हाँ, उन्हीं रिक्शे वाले टीवी बहुत देखते हैं। अच्छा, फिर हम वहाँ पे मेरे जो ससुर हैं उनका एक शोरूम था एक जगह पे, वो लियाकताबाद वाली साइड पे, तो पूरा गुंजानाबाद इलाका है। अच्छा, वहाँ पे हम थे तो वो गोलगप्पे वाला रेल का खड़ा था। मैंने अपनी नंद से कहा, मैंने कहा यार हमने तो गोलगप्पे तो हो नहीं सकता कि मैं ना खाऊं यहाँ पे। उनका अच्छा आओ, अब हम खड़े हो गए रेडी पे से ही, वहीं ले लेके शरप शरप करके वो गोलगप्पे खा रहे हैं, बड़े मज़ेदार थे। अच्छा, वहाँ कुछ लड़कियाँ खड़ी थी कॉलेज की, उन्होंने देख के एक दूसरे को, ये कुरातुलैन है। दूसरी कहती है कुरातुलैन ठेले पे खड़े होके गोलगप्पे खाएगी। अब तो मेरी हालत खराब, कभी मैं मुंह इधर करूँ कभी इधर करूँ, या अल्लाह, अब ये भी ना पता चले कि इज़हार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते। दूसरी कहती नहीं उसके जैसी लग रही है, उससे मिलती जुलती कहती है। ये सब जो आप सुन रही हैं। हाँ, अब वो ऐसा ऐसा कर रही है, मैं सुन रही हूँ। मेरी नंद ने मुझे कोनी मारी, मैंने कहा किसके यहाँ से, ये तो इनको पता चल गया कि मैं कुरातुलैन हूँ, तो ये तो बड़ी शर्मिंदा, कहेंगे ये ठेले पे इसकी ये औकात है कि ये गोलगप्पे खा रही है। तो वो अभी आदत नहीं हुई थी ना सेलिब्रिटी, बिहेविंग लाइक अ सेलिब्रिटी, वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं पड़ी, अल्लाह का शुक्र है कि वो सरिया नहीं आया और कभी आदत नहीं पड़ी है, वो शुरू से बस ऐसे ही रहा सिलसिला। तो लेकिन ये है कि चैलेंजेस होते हैं, शोहरत के बड़े चैलेंजेस हैं। एयरपोर्ट में पे मैं खड़ी थी, तो मेरे हस्बैंड, अब वो नई शादी हुई थी और बड़ी अरेंज्ड किस्म की शादी, तो मैंने कहा कि इतने में लोग आ गए, लड़के आ गए, और कोई कह रहा है जी ऑटोग्राफ दे दें, कोई टाई के पीछे अपना ऑटोग्राफ ले रहा है, कोई रुमाल पे ले रहा है। अब मैंने तो जान निकल के मैंने कहा अब ये बंदा मुझे नहीं पता सरताज ने बुरा मनाना है या क्या करना है या क्या होना है मेरे साथ, टाई और रुमाल। मेरी तो हालत ख़राब वहाँ पे। लेकिन ये है कि मेरे मियाँ जो हैं ये बड़े हौसले से खड़े रहे और कुछ नहीं इन्होंने कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही प्रूव टू बी अ वेरी गुड हस्बैंड इन दिस वे, उन्होंने हमेशा बड़ी हौसला अफजाई की। अच्छा, जो आपने कहा अरेंज मैरिज, तो बच्चियां ब्याह के जाती हैं 7 समुंदर पार, ये कैसी शादी थी कि वो जो विदेश छोड़ के वो खुद यहाँ आ गए और फिर आप लोगों ने स्कूल शुरू कर लिया? ये मोहब्बत थी, ये अकीदत थी, ये क्या कुर्बानी थी? तो अच्छी बोली, बड़ी जोरदार। अच्छा, ऐसा है कि मैं तो बिल्कुल मतलब जाने के लिए तैयार ही थी। ऑब्वियसली अब जब शादी हो गई तो यही, जैसे आप कह रहे हैं कि अब जाना है, ससुराल है, तो कराची छोड़ बाबुल का घर, हाँ, पी के नगर, वो पी के नगर, तो मैं चली गई, लेकिन पहला नगर कराची था। ठीक। तो मेरे ससुर, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, बहुत ही प्यार करने वाले आदमी थे। तो उनको बस कुछ वली अल्लाह भी थे, तो उनको दिल में कुछ बातें महसूस हो जाती थी। वो जब उनके पास मैं कराची रही तो उनको पता नहीं क्या दिल ने चाहा कि ये लड़की कनाडा ना जाए, इसको यहाँ पे खुदा ने इतनी इज्जत दी हुई है। ये उनका था, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। मेरे मियाँ मुझे कराची छोड़ के चले गए थे ना, वो आपको पता है वीज़ा वगैरह और वो प्रोसेसिंग को तो 8-9 महीने 10 महीने वैसे ही लग जाते हैं। तो मेरे ससुर ने मुझे एक दिन बुला के मुझसे बड़े प्यार से कहा कि बेटा तुम्हारा जाने को दिल चाहता है? क्या सोच सकता है कुछ लड़कियों को। तो मैंने कहा नहीं पापा मेरा जाने को दिल नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर तुम यूँ करो, तुम यहीं आ जाओ, तुम रियाज को यहीं बुला लो। मैंने कहा रियाज का तो काम है वहाँ पे। कहते नहीं बेटे हम कुछ करते हैं। उन्होंने अपने बेटे से को पैगाम भेजा, फ़ोन पे बात की, या ख़त ख़ताबत भी उस ज़माने में तो हम ख़त लिखा करते। तो उन्होंने बेटे से कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, सारे बच्चे बाहर हैं, और वाकई सब बहन भाई माशाल्लाह 8 बहन भाई सब बाहर, तो सब बाहर हैं। मैं और तुम्हारी माँ यहाँ होती है तो हमें तो कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं होता। अब जब से ये घर में आई है तो हमें तो लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी अब शुरू हुई है और एक रौनक हो गई है। तो मैं ये चाहता हूँ, उनको पता था कि सिर्फ बीवी कहेगी तो वो बात और लगेगी और मैं कहूँगा, खुद ले लिया अपने ऊपर ले लिया। और बेटे की भी वो है फर्माबरदारी। उन्होंने कहा अच्छा पापा मुझे थोड़ा टाइम दें,
मैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे गई, कहा कि तुम आ जाओ, मेरा भी बिजनेस है। मतलब ये सारी कहानी उन्होंने खुद डाली, खुद बनाई सारी। वाह। और इन्होंने भी कहा कि अच्छा मुझे थोड़ा सा टाइम दें। अच्छा जी, अभी जिन्होंने आपको फौरन देखा तो कहा ओ ये तो एनी बैठी हुई है और इतने दिनों बाद, तो मुझे बताएं कि एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए, फॉर अ हैप्पी मैरिटल लाइफ, क्या वो, अगर वो ताड़ साहब ने जिनको पप्पो कहा या जिनको सब एनी कहते हैं, वो आप क्या कहेंगी? वो व्हाट्स योर लर्निंग, आप क्या शेयर करना चाहेंगी कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? एक बर्दाश्त, बर्दाश्त ये नहीं है कि आप किसी बुरे इंसान को बर्दाश्त कर रहे हो, ये मैं नहीं कहती हूँ। मैं थोड़ी काउंसलिंग, मेरे पास यंग टीचर्स आती हैं, यंग लड़कियाँ आती हैं, और बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की कमी होती चली जा रही है ना। जनरली भी माशरे में आप देखें तो टॉलरेंस, एक दूसरे को बर्दाश्त के, लाल रंग पहना है, मुझे तो लाल रंग नहीं पसंद, मतलब इस हद तक इंटॉलरेंस हो चुकी है। और आपको लगता है वो जो घर अगर टूटते नजर आते हैं तो उसकी इस वजह से, देखिए आपने काला पहना है तो काला भी किसी को पसंद नहीं आ सकता, ठीक। तो ये थोड़ा सा जो है ना गिव एंड टेक, और स्पेस देनी है, स्पेस देनी है, एक दूसरे को स्पेस दें, जगह दें, और उसको मौका दें अपने आप को साबित करने का। हाँ, फिर जहाँ पे जाके बिल्कुल ही इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी ओवरऑल जनरली जो हमें अपने बच्चों को छोटे होते से चीज़ सिखाने की ज़रूरत है, नॉट ओनली अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से बल्कि ज़िंदगी के हवाले से, वो बर्दाश्त है, टॉलरेंस है। अब आपके जितने व्यूअर्स हैं या चाहने वाले हैं और आपके फैंस हैं जो आपको भी देख रहे हैं, वो अगर आपको दोबारा देखना चाहते हैं, आपको दोबारा सुनना चाहते हैं, ठीक है आप मसरूफ़ हैं, आप नानी भी बन गई हैं, आप स्कूल भी चला रही हैं, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता कि वो आपको कहीं देखें या सुने या किसी प्रोग्राम में? देखिए मुमकिन हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली अगर बहुत सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठना जाना, तौसीक तो बड़ी हिम्मत कर रहा है, लेकिन वो हमसे बहुत छोटा है, मेरे लिए शायद इतना आसान ना हो। लेकिन ये कि वो बात है ना स्पेस वाली, तो कुछ टेलीविज़न को भी तो जगह बनानी पड़ेगी हमारे जैसे बुजुर्गों को लाने के लिए। मतलब ये कि वो मुझे ये फील होता है कि अब मेरी जगह नहीं है वहाँ पर। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है। तारड़ साहब अगर अभी देख रहे हो तो क्या कहेंगे उनको? तारड़ साहब को तो मैं ये कहूँगी कि जी एक तो बहुत याद आते हैं, ठीक और बहुत दिल चाहता है कि कभी अब बैठ के भी वो ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना वाली बात की जाए और हम बैठें और लड़खड़ाते लेकिन हम अभी भी बहुत अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, आपसे इजाज़त लेने से पहले हम कुछ सुन सकते हैं आपसे? कोई सम पीस ऑफ पोइट्री विच इज़ वेरी क्लोजर टू योर हार्ट, या कुछ भी आप शेयर करना चाहें? मतलब कैसे होगा कि अब जो अगर इतनी कहानियाँ और वो सब हमने सुनी है तो बहुत अच्छा लगेगा अगर कुछ हो। अच्छा, ये उर्फ़ी के अफसानों की कहानियों की किताब है, और उर्फ़ी भी हमारे लिए बिल्कुल एक तौसीक की तरह से इसका रोल है हमारी ज़िंदगी में। ये अलमारी है उसका अफसाना जी, तो बहुत बहुत अच्छी और बड़ी रवानी है, बड़ी खूबसूरती है इनके अंदर। अब की बार कहानी ने मुझे बहुत सालों बाद याद किया है, फिर भी ये किसी तौर मेरी गिरफ्त में नहीं आ रही। अगरचे मैं कई बर्रे आज़मों और समंदरों का सफ़र तय करके आज की दोपहर ही इसके पास पहुंचा हूँ। खासी मुद्दत बाद वतन लौटने का इत्तेफाक हुआ है और मुझे काम भी इसी शहर में है जहाँ मेरा ये दोस्त रहता है, जिसके खाली घर के खामोश कमरे में इस वक्त मैं कहानी लिखने की कोशिश में हूँ। कितनी मुश्किलों से कागज़ और पेंसिल हाथ में आए हैं, लेकिन हर्फ पेंसिल की नोक से सिरक जाते हैं और कागज़ पर बेरब्त लकीरें और दायरे बनते चले जा रहे हैं। एक अजीब सा खौफ मुझे घेरे हुए है। नीचे वो अपने बिस्तर पर बिल्कुल तन्हा पड़ी है, सिर्फ मौत उसके पास बैठी है, और जो अभी कुछ देर पहले मेरे साथ थी वो तो जिंदा ही नहीं, पहले से मरी हुई है, और उसे मैं अलमारी में बंद भी कर चुका हूँ। मेरा दोस्त जिसके पास मैं रहने आया हूँ अभी तक घर नहीं लौटा, जबकि बाहर रात गहरी होती जा रही है। सोच रहा हूँ इस घर से जिन दिनों की यादें वाबस्ता हैं, वो दिन तो शायद ये दीवारें भी भूल चुकी होंगी, वरना मैं इन दीवारों से ही उन दिनों की बातें कर लेता। इन दिनों महफिलें इस घर की जान होती थी। सितार के लिए मेरे इस दोस्त ने ज़िंदगी वक्फ कर रखी थी, जबकि हम लोग बीवी बच्चों के झमेलों में ऐसे पड़े कि मुल्क मुल्क की खाक छानते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हत्ता कि मैंने कहानी कहने के शौक़ को 3 पहियों वाली साइकिल की तरह बचपन के साथ ही कहीं पीछे छोड़। अरे वाह वाह, उर्फ़ी की क्या तारीफ, और क्या और ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कुछ अपने लिए कह रही हूँ,
कि बचपन की वो चीज़ें जो हैं वो छोड़ दी। यानी इतना अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे लिए तो बहुत बड़ा I'm honored. थैंक यू वेरी मच। खुश रहें आप सलामत और रहिए। कामयाब रहें इंशाल्लाह इसी तरह से। लवली टॉकिंग। बहुत शुक्रिया, Thank you so थैंक यू।